हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग सेंटर के आज के सेशन में। आज का जो लेक्चर है वो है पंवार राजवंश। ठीक है, तो पंवार राजवंश हम आज से स्टार्ट करेंगे। तो पंवार राजवंश उत्तराखंड के गढ़वाल राज्य में राज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझना पंवार राजवंश की शुरुआत होती कैसे है। ठीक है, और पंवार राजवंश में कुल कितने राजाओं ने राज किया, इनकी राजधानी कहाँ थी। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर राजा इसमें कुल, अगर मैं राजा बोलूँ तो इसमें कुल 60 राजाओं ने राज किया, 60 राजा। और ये जो वंश है ये शुरू होता है आपका 888 ईस्वी से लेकर 1949 तक। ठीक है, बहुत सारी किताबें आपको अलग अलग इसका शासनकाल बताएगी। हम अजय रावत और यशवंत सिंह कटोच को लेके चलेंगे। ठीक है, जो हमारे पास राइटर है अजय रावत और यशवंत सिंह कटोच, हम उसके आधार पर हम इस राजवंश के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं पंवार राजवंश। तो सबसे पहले देखना कि पंवार राजवंश उत्तराखंड में कैसे शुरू होता है। ठीक है, तो पंवार राजवंश के बारे में यहाँ पे ध्यान देना। चलो, इस पंवार राजवंश के जो संस्थापक है वो है आपके कनकपाल। कनकपाल, ठीक है। और पंवार राजवंश की जो शुरुआत की राजधानी रही है, राजधानी तो वो रही थी आपकी चांदपुर गढ़ी। चांदपुर गढ़ी जो कि एक गढ़ हुआ करता था चमोली में, चमोली जिले के अंतर्गत आता था। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो कनकपाल है इसने पंवार राजवंश की शुरुआत कैसे की। ठीक है, पंवार राजवंश के संस्थापक जो कनकपाल है ये यहाँ का नहीं था, ये बाहर से आया था। और कनकपाल बाहर से आया था यानी कि धार नगरी गुजरात से ये आया था। और पंवार राजवंश उत्तराखंड में जब स्टार्ट होता है उससे पहले पंवार राजवंश आपका भारत में पहले से ही चल रहा था। और पंवार राजवंश भारत में जब चल रहा था तो इस समय पंवार राजवंश के जो संस्थापक थे धार नगरी में, उसका नाम था वाकपति प्रथम। कहानी को समझना यहाँ पर कि इस राजवंश की शुरुआत कैसे होती है। वाकपति जो प्रथम है ये धार नगरी यानी कि पंवार वंश का इस समय राजा था। इसका चचेरा भाई कनकपाल, इसका जो चचेरा भाई है कनकपाल, ये उत्तराखंड की यात्रा पर आता है, यानी कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ की यात्रा पर आता है। और जब ये बद्रीनाथ की यात्रा पर आता है तो इस समय चांदपुर गढ़ी के जो राजा थे, इस समय चांदपुर गढ़ी के जो राजा थे उसका नाम था भानु प्रताप। ठीक है, तो भानु प्रताप कनकपाल से मिलता है। और जब कनकपाल की मुलाकात भानु प्रताप से होती है तो भानु प्रताप को कनकपाल पसंद आ जाते हैं। और भानु प्रताप का कोई पुत्र नहीं था, इसकी 2 पुत्रियां थी। ठीक है, तो इसकी जो बड़ी पुत्री थी सुचित्र वीणा, ठीक है, इसका विवाह भानु प्रताप कनकपाल के साथ कर लेता है। ठीक है, क्योंकि भानु प्रताप का कोई पुत्र नहीं था और भानु प्रताप को कनकपाल पसंद आ गए, तो कनकपाल ने किससे विवाह किया, सुचित्र वीणा से विवाह किया, जो कि किसकी पत्नी थी, जो कि किसकी बेटी थी, आपकी भानु प्रताप की पुत्री हुआ करती थी। और जब भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल के साथ किया तो कनकपाल ने यहाँ पर क्या किया, नया राजवंश शुरू होता है पंवार राजवंश। यानी कि भानु प्रताप ने अपने पुत्री का विवाह तो किया ही किया, साथ में भानु प्रताप ने दहेज के रूप में पूरा चांदपुर गढ़ी किसको दे दिया, कनकपाल को दे दिया। जहाँ पर कनकपाल ने अपना नया वंश शुरू किया जिसे बोलते हैं पंवार राजवंश। ठीक है, तो पंवार राजवंश के संस्थापक कौन है, कनकपाल है। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, चांदपुर गढ़ी में। अब कनकपाल उत्तराखंड आता है और कनकपाल ने उत्तराखंड में पंवार राजवंश की स्थापना की। ठीक, इसके कुछ ना कुछ स्रोत हमारे पास होने चाहिए। तो पंवार राजवंश के संस्थापक कनकपाल उत्तराखंड जब आता है तो इसके हमारे पास जो सोर्स है वो है, हमारे पास एक अभिलेख मिला है हमें चांदपुर गढ़ी में, चांदपुर गढ़ी अभिलेख। तो अगर आपसे पूछे चांदपुर अभिलेख पंवार वंश के किस राजा का है, तो चांदपुर अभिलेख पंवार वंश के किस राजा का है, कनकपाल का है।
ठीक है। तो जो शुरू के राजा होते हैं, प्रथम राजा से लेकर, फर्स्ट राजा यानी कि कनकपाल से लेकर और 37वें नंबर के राजा तक, पंवार वंश में कुल कितने राजा होते हैं? 60 राजा होते हैं। तो प्रथम राजा से लेकर और 37वें राजा तक इनकी जो राजधानी होती है वो होती है चांदपुर गढ़ी में, क्योंकि पूरा गढ़वाल इस समय अलग अलग भागों में बंटा था। जैसे ही इससे पहले जो वंश था कत्यूरी राजवंश, कत्यूरी राजवंश का जैसे ही विलय हो जाता है, जैसे ही कत्यूरी राजवंश समाप्त हो जाता है, उसके बाद पूरा का पूरा उत्तराखंड अलग अलग राज्यों में बंट जाता है। अगर मैं कुमाऊं की बात करूं तो कुमाऊं में अलग अलग राज्य हुआ करते थे, ठीक है। गढ़वाल की बात करूं तो गढ़वाल में अभी इस समय 52 गढ़ हुआ करते थे, और उन 52 गढ़ों में एक गढ़ हुआ करता था आपका चांदपुर गढ़ी, और इस चांदपुर गढ़ी के जो राजा थे वो कौन थे? कनकपाल। यानी कि शुरुआत के जो 37 नंबर तक के इस पंवार वंश के जो राजा होते हैं वो सारे के सारे पूरे गढ़वाल के राजा नहीं होते हैं। गढ़वाल को जीतने में इन्हें अभी टाइम लगेगा, ठीक है। ये सारे के सारे राजा 37 नंबर के राजा कहाँ के राजा होते हैं? सिर्फ एक गढ़ के राजा होते हैं, और वो गढ़ कौन सा होता है? चांदपुर गढ़ी, जहाँ पर इनकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक। अगर मैं आगे कुछ महत्वपूर्ण राजाओं की बात करूं तो इन्हीं पंवार वंश में एक राजा होते हैं आपके लखन देव, ठीक है। और ये जो लखन देव है राजा, ये पंवार वंश के एक राजा होते हैं। इस राजा के बारे में कहा जाता है कि ये वो राजा है पंवार वंश का जिसने अपनी 100 मुद्रा छापी। 100 मुद्रा यानी कि स्वयं की मुद्रा छापने वाला पंवार वंश का कौन है? वो प्रथम राजा जिसने 100 मुद्रा छापी, तो वो कौन है आपका? वो है आपका लखन देव। और ये पंवार वंश का 28वें नंबर का राजा होता है, ठीक है। 28वें नंबर का राजा लखन देव या फिर लखनपाल जो है, ये 100 मुद्रा छापने वाला पंवार वंश का प्रथम राजा होता है, ठीक है। एक और राजा के बारे में देखना, अनंतपाल द्वितीय। अनंतपाल द्वितीय ये 29वें नंबर का राजा होता है, और इसके बारे में एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इसका हमें एक अभिलेख मिला है, ठीक है। तो उस अभिलेख का नाम क्या है? धारसील अभिलेख। अगर आपसे पूछे धारसील अभिलेख पंवार वंश के किस राजा का है, तो धारसील अभिलेख पंवार वंश के अनंतपाल राजा का है, ठीक। इसके बाद देखना, एक राजा है जगतपाल, और ये पंवार वंश का कौन से नंबर का राजा होता है? ये पंवार वंश का होता है आपके 34वें नंबर का राजा, ठीक है। तो इस जगतपाल के बारे में क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं? जगतपाल के बारे में आपको पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि पंवार वंश में हमें जो भूमिदान का जो अभिलेख सबसे पहले मिला है, भूमिदान, राजा लोग भूमिदान करते थे, इसका प्रमाण हमारे पास पंवार वंश में सबसे पहले किस राजा के शासनकाल में देखने को मिलता है? तो वो राजा कौन है? जगतपाल है, ठीक है। जगतपाल जो राजा है, इसका जो हमारे पास भूमिदान का जो अभिलेख मिला है वो मिला है रघुनाथ घाट मंदिर। और रघुनाथ घाट जो मंदिर है ये आपका देवप्रयाग में स्थित है, ठीक है। देखो, एक रघुनाथ मंदिर आपका उत्तरकाशी जिले में है, और रघुनाथ घाट मंदिर आपका कहाँ है? देवप्रयाग में स्थित है। तो इसी जगतपाल का हमारे पास एक भूमिदान का अभिलेख प्राप्त हुआ है, कहाँ पर? रघुनाथ घाट मंदिर में। और इस भूमिदान पत्र में हमें इस जगतपाल के लिए एक शब्द का यूज किया गया है, रजवाड़ शब्द, ठीक है। किस राजा को ताम्रपत्रों में रजवाड़ के नाम से भी जाना जाता है? वो राजा कौन है? जगतपाल है। देखो, यहाँ पर मैंने सभी राजाओं की बात नहीं की, ठीक है। और शुरुआत के जो राजा होते हैं उनके बारे में कम पूछते हैं एग्जाम में। आपको प्रथम राजा से लेकर और 37 नंबर तक के जो राजा है, इनमें आपको सिर्फ 4 से 5 राजाओं के बारे में एग्जाम में आपको पढ़ना है, ठीक है। इन्हीं में से ज़्यादातर एग्जाम में पूछते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पहला राजा कनकपाल के बारे में ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये पंवार वंश का संस्थापक है। दूसरा, आपको सीधे 28वें नंबर के राजा के बारे में याद रखना है, वो है आपका लखन देव, क्योंकि ये ऐसा राजा है जिसने 100 मुद्रा छापी है, ठीक है। उसके बाद आपको 29वें नंबर के राजा के बारे में याद रखना है, वो राजा है आपका
अनंतपाल द्वितीय। इसके बारे में एग्जाम में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है कि धारशील अभिलेख हमें किस राजा का प्राप्त हुआ है पंवार वंश में, तो वो राजा कौन है, अनंतपाल है। और एक और राजा आपको याद रखना है, जगतपाल, वो है आपका 34वें नंबर का राजा। इसके बारे में क्यों याद रखना है, क्योंकि इसके बारे में हमें कुछ प्रमाण मिले हैं रघुनाथ घाट मंदिर देवप्रयाग से। एक तो मिला है हमें भूमिदान का अभिलेख मिला है, और एक हमें ताम्रपत्र मिला है इसका, जिस ताम्रपत्र में इसे रजवाड़ शब्द के नाम से यूज किया है। ठीक है, तो शुरुआत के आपको 3-4 राजाओं के बारे में याद रखना है। ठीक, ज़्यादा राजाओं के बारे में ना तो हमारे पास उनके प्रमाण है, ना एग्जाम में उनके बारे में पूछा जाता है। असली जो कहानी है वो 37वें नंबर से स्टार्ट होती है, राजा अजयपाल से। ठीक है, तो राजा अजयपाल के बाद हम जितने भी राजा हैं सभी राजाओं के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखना राजा अजयपाल के बारे में। चलो देखो, यहाँ पे जो आपके पास 37वें नंबर का राजा है उसका नाम है अजयपाल। ठीक है, अजयपाल पंवार वंश का एक महत्वपूर्ण राजा है। ठीक है, इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे समझना, जब राजा अजयपाल राजा बना तो वो कब राजा बना, 1490 में। कब तक राजा रहता है, 1519 तक। और कौन से नंबर का राजा है, पंवार वंश के 37वें नंबर का राजा। इसके बारे में पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि जब गढ़वाल में अजयपाल राजा था तो उसके समकालीन राजा कौन थे भारत में। तो अभी आप देख सकते हो 1490 चल रहा है, 1519, यानी कि इस समय भारत में लोधी वंश चल रहा है। तो इसका समकालीन राजा जो है भारत में अभी वो है सिकंदर लोधी। ठीक है, और अगर मैं कुमाऊं की बात करूं तो कुमाऊं में इस समय राजा है इसके समकालीन, उसका नाम है कीर्तिचंद। ठीक है, तो इस समय इसके दो महत्वपूर्ण इसके समकालीन राजा, एक भारत में अभी सिकंदर लोधी है और दूसरा आपका अभी कुमाऊं में राजा है कीर्तिचंद। क्योंकि पंवार वंश के साथ साथ अभी कुमाऊं में आपका चंद राजवंश भी चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे समझना कि अजयपाल जब राजा बनता है, अजयपाल जैसे ही राजा बना तो अजयपाल ने राजा बनते ही सबसे पहले ये सोचता है कि मुझे 52 गढ़ों को कैसे जीतना है। ठीक है, क्योंकि ये एक महान शासक है। क्योंकि इस समय उत्तराखंड में 52 गढ़ है, यानी कि गढ़वाल, उत्तराखंड के गढ़वाल में इस समय कितने गढ़ है, 52 गढ़ है। और 52 गढ़ों में 52 राजा लोग राज कर रहे हैं। उसी 52 गढ़ों में एक गढ़ है आपका चांदपुर गढ़ी, जहाँ के राजा अभी कौन है, अजयपाल, यानी कि पंवार वंश के राजा अजयपाल अभी सिर्फ एक गढ़ का राजा है। तो अजयपाल जैसे ही राजा बना तो अजयपाल ने क्या किया, यहाँ पर अजयपाल के मन में राजा बनते ही यही आ रहा था कि मुझे 52 गढ़ों को कैसे जीतना है। ठीक है, तो वो उसने पूरा प्लान बना दिया था कि मुझे 52 गढ़ों को कैसे जीतना है। लेकिन जो राजा 52 गढ़ों को जीतने वाला है वो राजा अपने जीवन का पहला ही युद्ध हार जाता है। इसी समय कुमाऊं से आक्रमण हो जाता है कीर्तिचंद का। कीर्तिचंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया 1490 से लेकर 1490 या 91 में कुमाऊं से आक्रमण हो जाता है गढ़वाल में। कीर्तिचंद ने आक्रमण किया गढ़वाल में, और इस समय गढ़वाल का राजा है अजयपाल। ठीक है, तो यहाँ पर जो राजा 52 गढ़ों को जीतना चाह रहा है वो अपने जीवन का पहला ही युद्ध हार जाता है, अजयपाल। ठीक है, तो जैसे ही युद्ध हारा अजयपाल तो अजयपाल पूरी तरह डिप्रेशन में चले जाता है। जाएगा ही डिप्रेशन में, क्योंकि जो राजा बड़े सपने देख रहा है और एक छोटा सा युद्ध हार जाता है तो वो पूरी तरह क्या हो जाता है, यहाँ पर पागल सा हो जाता है, यानी कि डिप्रेशन में चले जाता है। और जैसे युद्ध हार के अजयपाल अपने गांव चले जाता है, और गांव में इसका जो गांव होता है पुनवा खाल, चमोली में पड़ता है। वहाँ पर एक गुफा होती है, उस गुफा के अंदर ये तपस्या करने बैठ जाता है। लगभग 1 साल तक ये पूरी तपस्या करता है, और जब ये तपस्या करता है तो इसे भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। ठीक है, तो ये एक कहानी है। ठीक है, इसमें सच्चाई है या नहीं है, लेकिन कहानी आती है ऐसे कि अजयपाल को तपस्या करते हुए भोलेनाथ के दर्शन हुए। तो भोलेनाथ ने अजयपाल को अपने कंधों पर उठाया, और कंधों पर उठाते उठाते भोलेनाथ उन्हें ऊपर लेते गए। ठीक है, और एक जगह ऐसे आया जब अजयपाल को डर लगा, जिसके कारण भोलेनाथ ने उन्हें नीचे उतारा, और भोलेनाथ ने उन्हें क्या दिया, वरदान दिया कि जहाँ तक तुम्हारी नज़र गई है, अजयपाल को कहा है कि जहाँ तक तुम्हारी नज़र गई है वो पूरा का पूरा
राज्य तुम्हारा है। ठीक है, तो कहानी में ये भी आता है कि अजयपाल की नज़र तो सहारनपुर तक गई, तो ये तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो सहारनपुर तक का क्षेत्र तो हुआ नहीं, लेकिन अजयपाल की नज़र जहाँ तक गई वो राज्य उसका हो गया। ठीक है, ऐसे वरदान मिलता है। तो जब किसी भी इंसान को भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो वो इंसान और बलवान होके आता है। इसके बाद अजयपाल और बलवान होके आया, और अजयपाल ने क्या कर दिया, जैसे ही कीर्तिचंद ने गढ़वाल पर आक्रमण किया वैसे ही अजयपाल ने भी क्या किया, कुमाऊं पर आक्रमण किया। ठीक है, 1497 में अजयपाल ने कहाँ आक्रमण किया, कुमाऊं पर आक्रमण किया और राजा कीर्तिचंद को पराजित किया। ठीक, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ध्यान देना कि जैसे कुमाऊं का वो प्रथम राजा कौन है जिसने गढ़वाल में आक्रमण किया, तो वो राजा कौन है, कीर्तिचंद है। वैसे ही पंवार वंश का या गढ़वाल का प्रथम राजा बताओ जिसने कुमाऊं पर आक्रमण किया, तो वो राजा कौन है, अजयपाल है। तो कब आक्रमण करता है ये, 1497 में। इसके बाद अजयपाल नहीं रुकता है। ठीक है, अजयपाल ने गढ़वाल का एकीकरण यहाँ से स्टार्ट करता है 1497 से। ठीक है, धीरे धीरे सभी गढ़ों को जीतता है अजयपाल। तो कुछ गढ़ तो ऐसे होते हैं जिनको युद्ध के इससे जीता है, लेकिन कुछ गढ़ों के राजा ने खुद ही आत्मसमर्पण कर लिया, और कुछ गढ़ों के राजाओं के साथ अजयपाल ने वैवाहिक संबंध बनाए। ठीक है, तो धीरे धीरे करके राजा अजयपाल ने सभी 52 गढ़ों को यहाँ पे जीत लिया। ठीक है, 1497 से स्टार्ट करता है अपना गढ़वाल का एकीकरण, और 1512 तक ये पूरा एकीकरण चलता है। यानी कि अजयपाल गढ़वाल का एकीकरण करता है और 1512 में एकीकरण पूरा होता है। इसलिए जब अजयपाल ने पूरे गढ़वाल को जीता तो इसलिए अजयपाल को किस नाम से जाना गया, गढ़पति के नाम से। ठीक है, गढ़पति यानी कि गढ़ों को जीतने वाला राजा कौन है, अजयपाल है। ठीक, तो जैसे ही इसने सभी गढ़ों को जीता, 52 गढ़ों का राजा बन गया अजयपाल, यानी कि गढ़वाल को एक किया, यानी कि गढ़वाल का सिर्फ अब एक राजा होगा। पहले ये राजा चांदपुर गढ़ी के राजा हुआ करते थे, अब ये राजा पूरे गढ़वाल के राजा है। ठीक है, तो जैसे ही इसने सभी गढ़ों को जीता, इसने अपनी राजधानी भी चेंज कर दी। तो राजधानी चेंज वाला थोड़ा पॉइंट याद रखना, पहले इनकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी, चांदपुरगढ़ में। तो चांदपुरगढ़ी से पहले ये राजधानी ले जाता है देवलगढ़। देवलगढ़ पौड़ी में पड़ता है, और देवलगढ़ से फिर राजधानी ले जाता है श्रीनगर। तो ये राजधानी का क्रम है इनका। ठीक है, इसको याद रखना। प्रथम इनकी राजधानी कहाँ थी, चांदपुरगढ़ी में। 1512 में राजधानी अजयपाल चेंज करता है देवलगढ़ में, और उसके बाद 1517 में राजधानी यहाँ पर चेंज होती है। फिर से एक बार राजधानी चेंज करता है अजयपाल, कहाँ पर राजधानी ले जाता है, श्रीनगर में। तो जब तक उत्तराखंड में गोरखा नहीं आ जाते हैं गढ़वाल में, तब तक पंवार वंश की राजधानी कहाँ रहती है, श्रीनगर में। तो कौन चेंज करता है पंवार वंश की राजधानी, अजयपाल चेंज करता है। जब अजयपाल ने राजधानी चेंज की चांदपुरगढ़ी से देवलगढ़, तो देवलगढ़ में इसने एक मंदिर का भी निर्माण किया, राजेश्वरी मंदिर। राजेश्वरी मंदिर का निर्माण देवलगढ़ में किसने करवाया, अजयपाल ने। और ये राजेश्वरी मंदिर जो है, या राजेश्वरी जो कुल देवी है, ये पंवार वंश की कुल देवी मानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना राजेश्वरी देवी के बारे में। ठीक, आगे अगर मैं बात करूँ, पंवार वंश का जो राजा है अजयपाल, जब इसने 52 गढ़ों को जीता, ठीक है, तो 52 गढ़ों में एक गढ़ ऐसा था जहाँ पर थोड़ी दिक्कत आई जीतने में, तो वो गढ़ था आपका उप्पूगढ़। और ये उप्पूगढ़ कहाँ पड़ता था, ये टिहरी गढ़वाल में था, टिहरी गढ़वाल। ठीक है, और इस उप्पूगढ़ के राजा थे कौन, कप्पू चौहान। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, लगभग सभी गढ़ों को जीतने के बाद अजयपाल ने एक महाभोज रखा श्रीनगर में, और 52 गढ़ों के सभी राजाओं को बुलाया। ठीक, कहा कि मेरे राज्य अभिषेक में आ जाओ। ठीक है, लेकिन उप्पूगढ़ का राजा कप्पू चौहान अजयपाल के राज्य अभिषेक में नहीं जाता है। अजयपाल ने एक बार पुनः कहा कि भाई मेरे राज्य अभिषेक में आ जाओ। ठीक है, लेकिन एक बार फिर कप्पू चौहान मना कर देता है। ठीक है, कि मैं तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाऊंगा। तो अजयपाल के पास
एक ही रास्ता था, उप्पूगढ़ पर आक्रमण करना, जो कि कप्पू चौहान को भी पता है कि भाई मैं अजयपाल आक्रमण करेगा उप्पूगढ़ पर। तो अजयपाल और कप्पू चौहान के बीच युद्ध होता है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें कप्पू चौहान बहुत बहादुरी से लड़ता है। कप्पू चौहान ने अजयपाल की सेना को पराजित कर दिया। लेकिन कहानी ये आती है कि जो कप्पू चौहान की माता थी, उसको लगता है कि मेरा पुत्र हार गया है, और अजयपाल उप्पूगढ़ पर आक्रमण ना करते, अजयपाल उप्पूगढ़ ना पहुँचे, इसलिए कप्पू चौहान की माता ने क्या किया, जौहर कर लिया। यानी कि उप्पूगढ़ के सभी महिलाओं ने क्या कर दिया, जौहर कर लिया कि कहीं अजयपाल उप्पूगढ़ ना पहुंच पाए, ठीक है। और पूरा का पूरा उप्पूगढ़ जला दिया। किसने? कप्पू चौहान की माता, जितनी भी महिलाएं थी उन्होंने जौहर कर लिया और पूरा का पूरा उप्पूगढ़ जल गया। जबकि यहाँ पर कहानी ये आती है कि कप्पू चौहान हारा नहीं था, ठीक है, कप्पू चौहान ने अजयपाल की सेना को पराजित कर दिया था, ठीक। तो जब तक कप्पू चौहान वापस आता है अपने उप्पूगढ़ में, तो वहाँ पर जब देखता है वो, तो पूरा का पूरा उप्पूगढ़ वहाँ पर जल चुका होता है, ठीक है। तो एक बार फिर अजयपाल कप्पू चौहान को बोलता है कि मेरी आधीनता स्वीकार कर लो, ठीक है, मैं तुम्हें किसी बड़े गढ़ का राजा बना दूंगा। लेकिन कप्पू चौहान फिर मना करता है कि मैं, और एक स्टेटमेंट भी देता है यहाँ पर कि मैं पशुओं में शेर की तरह हूँ और पक्षियों में गरुड़ की तरह, मैं तुम्हारी आधीनता स्वीकार नहीं करूँगा। तो लास्ट में अजयपाल ने क्या किया, कप्पू चौहान की हत्या कर दी। लेकिन कहीं ना कहीं अजयपाल भी कप्पू चौहान की बहादुरी से बहुत खुश था। जिसके बाद अजयपाल ने कप्पू चौहान के लिए एक स्टेटमेंट दिया कि वीर तुम जीते हम हारे, ठीक है। यानी कि किसके लिए कहा, वीर, वीर किसके लिए कहा अजयपाल ने, तो वीर कहा अजयपाल ने किसके लिए, कप्पू चौहान के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके 52 गढ़ों को जीता अजयपाल ने। सभी गढ़ों को युद्ध से नहीं जीता, किसी गढ़ के राजाओं ने आत्मसमर्पण किया, किसी गढ़ के राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध बनाए, ठीक है। तो जब ये युद्ध होता है कप्पू चौहान के साथ, तो इस युद्ध के बाद कप्पू चौहान का हृदय परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो घटना भारत में मौर्य साम्राज्य के राजा अशोक के साथ होती है, जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, तो जब उसने कलिंग पर आक्रमण किया था, तो उस युद्ध में, कलिंग युद्ध में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। तो अशोक का भी हृदय परिवर्तन हो गया उस युद्ध में, ठीक है। वैसे ही हृदय परिवर्तन हो जाता है इस युद्ध के बाद किसका, अजयपाल का। और अजयपाल क्या करता है, यहाँ इसके बाद युद्ध से हमेशा के लिए संन्यास ले लेता है और बन जाता है एक धार्मिक राजा, ठीक है। तो जो घटना भारतीय इतिहास में पहले हो चुकी है अशोक के साथ, वही घटना यहाँ पर अजयपाल के साथ होती है। इसलिए अजयपाल को गढ़वाल का अशोक भी कहते हैं। तो याद रखना, गढ़वाल का अशोक किसे कहते हैं, अजयपाल को, ठीक है। तो अब इसके बाद अजयपाल क्या करेगा, इसके बाद अजयपाल बहुत सारे कार्य करवाएगा गढ़वाल में, ठीक है, अपने राजधानी में। और यहाँ से अजयपाल एक धार्मिक राजा बन जाता है, बहुत सारे धर्म कर्म के काम करता है अजयपाल। तो आगे हम पढ़ेंगे अजयपाल के कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अजयपाल के महत्वपूर्ण कार्य, तो कौन कौन से अजयपाल के महत्वपूर्ण कार्य है, तो ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। पहला जो कार्य किया अजयपाल ने, वो एक पाथे का निर्माण करता है, यानी कि मापतोल का एकीकरण। अजयपाल ने पहला कार्य कौन सा किया, मापतोल का एकीकरण किया, ठीक है। जिसके लिए एक पाथा बनाया, जिसे बोलते हैं धूली पाथा, ठीक है, या फिर अजयपाल का धर्म पाथा भी कहते हैं, धर्म पाथा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, अजयपाल ने क्या किया, मापतोल का एकीकरण किया। मापतोल का एकीकरण का मतलब है, मान लीजिए जब भी आप कुछ सामान देते थे, तो पाथा, जो पाथा होता है, आज भी होता है पाथा, तो पाथा हमेशा 2 किलो का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ इसी से सामान दिया जाता था। अब क्या किया, लोगों ने 2-2 पाथे बना रखे थे, ठीक है। एक पाथा, देखो पाथा होता है 2 kg का, 2 किलो का होता है पाथा, ठीक है। लेकिन लोगों ने यहाँ पर 2 पाथे बना रखे थे। एक पाथा आपका 1.5 किलो का बना रखा था, ठीक है,
1.5 kg का बना रखा था, और एक पाथा लोगों ने बना रखा था 2.5 किलो का, 2.5 किलो का। ठीक है। अब क्या होता था कि जब भी लोग सामान देते थे किसी को, तो वो 1.5 किलो के पाथे से सामान देते थे। ठीक है। और जब सामान लेते थे तो किससे लेते थे? 2.5 किलो के पाथे से लेते थे। तो ये जोल मोल चल रहा था गढ़वाल में अजयपाल के शासनकाल में। तो जैसे ही अजयपाल को पता चला कि लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, तो अजयपाल ने क्या किया? अजयपाल ने अपना ही एक पाथा बनाया। ठीक है। उसे बोलते हैं धूली पाथा, यानी कि मापतोल का एकीकरण किया। धूली पाथा का मतलब, अगर कहीं पर राज्य में कुछ भी ऐसी घटना आती है, ऐसा जोल मोल पता चलता है, तो वो सामान किससे नापा जाएगा? इस वाले पाथे थे, जो कि धर्म पाथा भी कहते हैं जिसे, अजयपाल का पाथा। तो ऐसे कर्म के कार्य करने के कारण अजयपाल को गढ़वाल का युधिष्ठिर भी कहते हैं। गढ़वाल का युधिष्ठिर अगर आपसे पूछे तो कौन है गढ़वाल का युधिष्ठिर? अजयपाल को कहा जाता है गढ़वाल का युधिष्ठिर। ठीक है। तो पहला कार्य अजयपाल क्या करता है? धूली पाथा यानी कि धर्म पाथा बनाता है। दूसरा अजयपाल का जो कार्य देखना, पट्टी तथा परगनों का निर्धारण, पट्टी तथा परगनों का निर्धारण गढ़वाल में सबसे पहले किसने किया? अजयपाल ने किया, अजयपाल। ठीक है। पट्टी तथा परगनों का निर्धारण सबसे पहले कौन करता है? अजयपाल करता है। ठीक। तीसरा जो कार्य है इसका, सबसे पहले प्रशासनिक विभाजन गढ़वाल में कौन करता है? अजयपाल करता है। तीसरा कार्य याद रखना इसका कि गढ़वाल में जो प्रशासनिक विभाजन होता है, सर्वप्रथम गढ़वाल में प्रशासनिक विभाजन करने वाला राजा कौन है? तो कौन है? अजयपाल है। प्रशासन का विभाजन किया। ठीक है। चौथा काम देखना यहाँ पर, चौथा जो कार्य है इम्पोर्टेंट है, सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति। गढ़वाल में सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति कौन करता है? अजयपाल करता है। सरोला ब्राह्मण यानी कि उच्च जाति के ब्राह्मण, यानी कि राजा और राज परिवार को जो खाना कौन बनाएगा? उच्च जाति के ब्राह्मण बनाएंगे। और वो ब्राह्मण कौन होते थे? सरोला ब्राह्मण होते हैं। तो सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति भी कौन करता है? अजयपाल करता है। ठीक है। गढ़वाल राज्य में सबसे पहले भूमि बंदोबस्त, गढ़वाल में सबसे पहले भूमि बंदोबस्त किस राजा ने किया? या पंवार वंश का वो राजा कौन है जिसने सबसे पहले गढ़वाल में भूमि बंदोबस्त कराया? वो राजा कौन है? अजयपाल है। यहाँ पे ध्यान देना, अब ऐसा नहीं है कि कनकपाल ने भूमि बंदोबस्त नहीं कराया, कनकपाल ने भी भूमि बंदोबस्त कराया होगा, लेकिन हमारे पास कनकपाल के प्रमाण नहीं हैं कि कनकपाल ने भूमि बंदोबस्त कराया होगा। ठीक है। अजयपाल के हमारे पास प्रमाण आ जाते हैं, क्योंकि इसका साम्राज्य अब बढ़ चुका है, पूरा गढ़वाल इसके पास है। तो यहाँ पर क्या करता है वो, जब भी कोई साम्राज्य बढ़ता है या जब भी कोई राज परिवर्तन होता है, तो उसके सामने प्रॉब्लम आती है टैक्स लेने में, और टैक्स लेने के लिए भूमि बंदोबस्त करना अनिवार्य है। ठीक है। अगला कार्य देखना अजयपाल का, नगद वेतन के स्थान पर सैनिकों को, नगद वेतन के स्थान पर, नगद वेतन के स्थान पर सैनिकों को अजयपाल ने कौन सी भूमि दान दी? यथेष्ट भूमि दान दी। ठीक है। यथेष्ट भूमि दान दी। तो राजा लोग भूमि दान देते थे। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि पंवार वंश के राजा लोग अपने सैनिकों को कौन सी भूमि दान देते थे? यथेष्ट भूमि दान देते थे। ठीक है। तो अजयपाल ने यहाँ पर क्या किया? नगद वेतन के स्थान पर यहाँ पर सैनिकों को क्या दिया? भूमि दान दी। उस भूमि को बोलते थे यथेष्ट भूमि। ठीक। अन्य जो कार्य देखना अजयपाल के, 7वें नंबर का जो कार्य है अजयपाल ने जो किया, सीमावर्ती क्षेत्रों में अजयपाल ने क्या किया? फौजी टुकड़ियाँ बनाई। फौजी टुकड़ियाँ यानी कि छावनियों का निर्माण किया, छावनियों का। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, जो गढ़वाल राज्य है, ठीक, तो गढ़वाल राज्य कुछ इस तरह थे, और ये गढ़वाल राज्य में इस समय राजा कौन है? अजयपाल। तो सीमावर्ती क्षेत्र ये,
सीमावर्ती क्षेत्र। तो यहाँ पर अजय पाल ने क्या किया, छावनियों का निर्माण किया कि अगर कोई नीचे से आक्रमण करेगा तो हमें पहले से ही पता चल जाएगा, जिससे हम पहले से ही क्या है सैनिकों को तैयार रखें। तो कहाँ कहाँ छावनियों का निर्माण किया, तो एक छावनी बनाई अजय पाल ने गुजरूगढ़ में, ठीक है। एक छावनी बनाई अजय पाल ने मेहाबगढ़ में, और एक छावनी बनाई अजय पाल ने लंगूरगढ़ में। तो ये तीनों जो गढ़ है ये पौड़ी में पड़ते हैं। तो 3 जगह अजय पाल ने छावनियों का निर्माण किया, लंगूरगढ़, मेहाबगढ़ और गुजरूगढ़। गुजरूगढ़ को गढ़वाल का बारदोली भी कहते हैं भाई, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, गढ़वाल का बारदोली किसे कहते हैं, गुजरू को कहते हैं। तो ये छावनियों का निर्माण अजय पाल करता है, और इन छावनियों से बाद में हमें बहुत ही फायदा होता है। जब गढ़वाल में गोरखा आक्रमण करते हैं तो गोरखों ने लंगूरगढ़ से आक्रमण किया, तो अगर ये छावनियाँ नहीं होती तो शायद गोरखा जीत जाते, तो गोरखा यहाँ पर नहीं जीते हैं, ठीक है। चलो आगे देखना अजय पाल के कार्य। अजय पाल का प्रशासन अजय पाल का जो प्रशासन था वो किस तरह थे भाई, ठीक है। तो अजय पाल का प्रशासन देखना, अजय पाल के प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी गढ़, गढ़ के बाद था कोट, ठीक है, कोट के बाद था बुंगा, बुंगा के बाद था थुंगा, और थुंगा के बाद था मोड़ा। तो ये अजय पाल का प्रशासन है भाई, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पर अजय पाल ने अपना जब प्रशासन बनाया तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी रखी, गढ़। तो इसे क्या बोलते हैं, अजय पाल के शासन की सबसे बड़ी इकाई बोलते हैं, ठीक है। और सबसे छोटी इकाई कौन सी है, सबसे छोटी इकाई थी मोड़ा, अजय पाल के प्रशासन की, ठीक है। जैसे आज वर्तमान में अगर मैं प्रशासन बताऊं सबसे बड़ा क्या है आज वर्तमान में, तो आज सबसे बड़ा है देश, ठीक है। देश के बाद आता है आपके राज्य, राज्य के बाद जिले आते हैं, ठीक है, तहसील आती है, पट्टी परगने गांव आते हैं। वैसे ही अजय पाल ने अपने गढ़वाल का प्रशासन विभाजन किया, जिसमें सबसे बड़ी इकाई क्या थी, कोट थी, उसके बाद सबसे बड़ी इकाई गढ़, फिर कोट, फिर बुंगा, थुंगा और मोड़ा। तो यहाँ पे ध्यान देना अजय पाल के प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई गढ़ और सबसे छोटी इकाई क्या थी, मोड़ा थी। यहाँ पर अजय पाल को बहुत सारे नामों से इसे जाना जाता है। जैसे एक तो बोलते हैं अजय पाल को गढ़वाल का इंद्र, ठीक है, गढ़वाल का कुबेर, गढ़वाल का कृष्ण, ठीक है, गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का भीम, ठीक, गढ़वाल का युधिष्ठिर, गढ़वाल का युधिष्ठिर, ठीक है, गढ़वाल का यहाँ पर इंद्र हो गया, कुबेर हो गया, कृष्ण, अशोक, भीम, गढ़वाल का युधिष्ठिर, ठीक है। गढ़पति कहते हैं, गढ़पति भी कहते हैं इसे, एक छत्र सम्राट बोलते हैं, एक छत्र सम्राट। तो ये सारे के सारे जो नाम हैं ये अजय पाल के उपनाम हैं। इनमें से कुछ भी पूछे आपसे कि गढ़वाल का इंद्र, गढ़वाल का कुबेर, गढ़वाल का भीम, गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का युधिष्ठिर, ठीक है, ये सारे नाम किसके लिए यूज हुए हैं, तो ये सारे के सारे नाम किसके लिए यूज हुए हैं, तो ये हुए हैं अजय पाल के लिए, ठीक है। तो जितने भी मैंने आज आपको पॉइंट बताए हैं अजय पाल के बारे में, तो इनको आप जरूर याद करना। अजय पाल एक महत्वपूर्ण राजा है पंवार वंश में, ठीक है। आज मैंने आपको पंवार वंश के सिर्फ 37वें नंबर तक के राजाओं के बारे में बताया, सारे राजाओं के बारे में नहीं बताया मैंने। कारण क्या है कि सारे राजाओं के बारे में एग्जाम में नहीं पूछते हैं। शुरुआत के राजाओं के बारे में ज़रूर याद रखना, 4 से 5 राजाओं के बारे में जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आपको एग्ज़ाम निकालना है, आपको ज्ञानी नहीं बनना है, ठीक है। तो आप वो चीज़ें पढ़ें जो एग्ज़ाम में आती है या एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तभी अगर मैं चाहता तो आपको सारे 37 के 37 राजा बताता, और मैं कोचिंग में सारे के सारे बताता हूँ 37 के 37, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि यूट्यूब में टाइम कम मिलता है बताने के लिए, इसलिए मैंने आपको महत्वपूर्ण राजाओं के बारे में बताया। पहला राजा कनकपाल, ठीक है। दूसरा राजा आपका जो मैंने बताया सीधे 28वें नंबर का राजा बताया मैंने लखनदेव, ठीक है। तीसरा फिर मैंने आपको राजा बताया आज अनंतपाल द्वितीय। चौथा राजा बताया मैंने आपको जगतपाल। शुरू में ये 4 राजाओं के बारे में ज़रूर याद रखना, ठीक है। और 5वें नंबर का आज मैंने राजा बताया जो कि पंवार वंश का 37वें नंबर का राजा है, बहुत इंपॉर्टेंट राजा है, प्रसिद्ध राजा है अजय पाल। ये इसके बारे में मैंने आज आपको थोड़ा बहुत डिटेल में बताया, ठीक है। आगे अजय पाल के बाद के जो राजा है वो आपके सारे के सारे महत्वपूर्ण राजा है, ठीक है। उनके बारे में हम आगे अगले लेक्चर में बात करेंगे जो महत्वपूर्ण राजा है, ठीक है। जैसे आपका सहजपाल हो गया,
ठीक है। सहजपाल के बाद आपका बलभद्र शाह हो गया, बलभद्र शाह के बाद आपका मानशाह हो गया, श्याम शाह हो गया, महीपति शाह हो गया, पृथ्वीपति शाह हो गया, कर्णावती के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। फतेह शाह के बारे में हम बात करेंगे, प्रदीप शाह के बारे में बात करेंगे, ललित शाह हो गया आपका, प्रद्युमन शाह हो गया। ये सारे के सारे राजा इंपॉर्टेंट है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे पंवार वंश के कुछ अन्य राजाओं के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।